मूलाधिकार। मूलाधिकार और नीति निदेशक तत्व। निदेशक, मूलाधिकार नीति निदेशक तत्व में अंतर। वन लाइनर प्रश्न है। मूलाधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर कैसे लिखना है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे भूल जाओ, मेरी उपस्थिति भूल जाओ, लेकिन इसको तो महत्व दो। मेरी महत्ता को छोड़ दो, मेरी मान्यता को छोड़ दो, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मूलाधिकार और नीति निदेशक तत्व अंतर स्पष्ट कीजिए। वो पूछ रहा है क्या है प्रकृति, इसका प्रश्न की प्रकृति क्या है। वन लाइनर है। सबसे पहले प्रश्न का स्वरूप देखो, प्रकृति क्या है, वन लाइनर है। आपने अच्छे से पढ़ा है, लिखना है, अंतर लिखना है। मूलाधिकार मालूम है संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है 12 से 35 से। मूल अधिकारों का तात्पर्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता से, व्यक्ति की स्वतंत्रता से। मूलाधिकारों का तात्पर्य क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से। मूलाधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करती है। ये आपको मालूम है। अंतर स्पष्ट करना है मूलाधिकार और नीति निदेशक तत्व में, एक या दो लाइन में। मूलाधिकार, मूलाधिकार व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ है, ये भी आपको मालूम है। राजनीतिक प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या है, राजनीतिक है, राजनीतिक प्रकृति के है। मूलाधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। नीति निदेशक तत्व प्रकृति क्या है, सार्वजनिक है, इसका व्यापक क्षेत्र होता है। मूलाधिकार संविधान को व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, ये तुम्हें मालूम है। लिखना कैसे, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। नहीं लिखोगे, कोशिश नहीं करोगे, सिर्फ अंतर स्पष्ट करना है 1 से 2 लाइन में। मूलाधिकार राज्य के हस्तक्षेप को रोका गया है, राज्य के निषेध को है। तो आंसर कैसे लिखोगे, मूलाधिकार, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है 1 से 2 लाइन में, मतलब 15 से 20 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो पहला क्या है, पहला राज्य के निषेध को है, राज्य के निषेध, निषेध का अर्थ है मतलब राज्य को रोका गया है। मूलाधिकार में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मूलाधिकार में ये संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं। तो पहला क्या है, राज्य के निषेध को। दूसरा राज्य के हस्तक्षेप से, दूसरा राज्य के हस्तक्षेप से संबंधित है, संबंधित है। पहला क्या करता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। पहला राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि दूसरा आर्थिक सामाजिक, सामाजिक आर्थिक की स्थापना करता है। पहला उपचार योग्य, जबकि दूसरा न्यायिक रूप से अनुपचार योग्य। ये तुम्हारा लिखने का तरीका हो गया 1 से 2 लाइन में। ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तुम्हारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी डेफिनेशन होना मालूम होना चाहिए। मूलाधिकार क्या है, नीति निदेशक तत्व क्या है, यहीं से तुम्हारे अंतर को स्पष्ट कर सकते हो। ये जो प्रश्न बनते हैं इनको पूरी तरीके से
कॉन्सेप्ट के आधार पर या आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले देखो, मूलाधिकार नीति निर्देशकता तो क्या है। कभी कभी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हो और ऑब्जेक्टिव के स्तर पे आप अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन लिखित रूप से नहीं पढ़ते हो। प्रस्तावना, उदाहरण के तौर प्रस्तावना संशोधन योग्य है। यदि संशोधन योग्य है तो कब और क्या संशोधन क्या है, तो प्रस्तावना संशोधन योग्य है। किसके अनुसार? एससी के अनुसार। एससी के, एससी एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, एससी के निर्णयानुसार, निर्णयानुसार प्रस्तावना संशोधन योग्य। प्रस्तावना संशोधन योग्य है। कब हुआ था संशोधन? 42वें संशोधन, 42वें संशोधन में। कब हुआ था? 1974 में। क्या क्या संशोधन हुआ था प्रस्तावना में? पंथ निरपेक्षता, अखंडता और क्या क्या संशोधन हुआ था 1974 में? सबसे पहला धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, क्या क्या संशोधन हुआ था? सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। शब्द जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्षता में। तो सबसे पहले देखो, प्रस्तावना संशोधन योग्य है, कब और क्या जोड़े गए थे? तो संशोधन योग्य है प्रस्तावना। 1974 में संशोधन हुआ था और 42वें संशोधन में किसके अनुसार? तो उच्चतम न्यायालय या एससी के अनुसार कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ये तुम्हारा प्रस्तावना। इस तरीके से प्रश्न तुम्हारे वन लाइनर आते हैं, मालूम है आपको, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, और ये वन लाइनर की बात कर रहा हूं। तो इस तरीके से प्रश्न, उदाहरण के तौर पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का सीधा सा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। सीधे प्रश्न बनते हैं, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो क्या लिखोगे? मालूम होना चाहिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र के रूप में लिया गया है। ये तुम्हारे प्रश्न छोटे छोटे आते। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ये वन लाइनर है, सीधा सा प्रश्न है। लेकिन जब बात लिखने क्या है कि तो मुश्किलें तुम्हें खुद को पैदा हो जाती है कि लिखना क्या है। मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र ग्रुप में लिया गया है। अशोक चक्र है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो लिखोगे कैसे? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र के रूप में लिया गया है। यही प्रश्न, यही उत्तर भी बनेगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहां से हट जाएगा, राष्ट्रीय चिन्ह आगे बढ़ जाओगे, सारनाथ स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र के रूप में लिया गया है। चक्र के रूप में लिया गया है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा था, उसको सिर्फ दो शब्द आगे जोड़ना है, सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र के रूप में लिया गया है। मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। तो पूछ क्या रहा भारत का प्रश्न, क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है। कैसे लिखोगे? 1 से 2 लाइन में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, उसने पूछा है 1 से 2 लाइन या 15 से 20 शब्दों में लिखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। मालूम है अशोक चक्र है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, लेकिन लिखना कैसे? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के आगे लिख दो सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र के रूप में लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। आंसर कट में तुम्हारा मार्किंग तुम्हारी सही होगी। इस तरीके से प्रश्न तुम्हारे
बनते हैं। कभी कभी प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से या सरल रूप से पूछे जाते हैं, सिर्फ उसके प्रकृति समझ में आना चाहिए, स्वरूप समझ में आना चाहिए। जैसे कि प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर ये आपको मालूम है, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में भी होता है और राज्यसभा में भी होता है। तो लोकसभा में कब प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर से आशय है अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी, यह अस्थायी अध्यक्ष लोकसभा और विधानसभा में भी होता है। लेकिन कब इनकी नियुक्ति होती है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा विधानसभा की पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में होती है, जो सदन का वयोवृद्ध सदस्य होता है। ये बेसिक होना चाहिए, लिखते आना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर का आशय है अस्थायी अध्यक्ष। और दोनों लोकसभा और विधानसभा की पहली बैठक होती है जब चुनाव होता है, और पहली बैठक जो होती है सत्तारूढ़ पार्टी बनाती है अस्थायी अध्यक्ष। तो नवनिर्वाचित लोकसभा विधानसभा की पहली बैठक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में होती है, जो सदन का वयोवृद्ध सदस्य होता है। ये तुम्हारे प्रश्न ऐसे लिखे जाते हैं। आधारभूत तैयार करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले लिखो, ऑब्जेक्टिव याद करने से एग्जाम क्लियर नहीं होगी। मेन से लिखना अनिवार्य है, मेन से की तैयारी करना जरूरी है। प्रश्न कोई से भी आए लिखते आना चाहिए और साथ में बोलते भी आना चाहिए। मुझे भूल जाओ तुम मैं क्या लिखा, मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है ना, ये तो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है ना, इसको तो महत्व दो। फिर तुलना करो कि मैंने क्या लिखा है और तुम्हारे पास क्या है मटेरियल, फिर तुलना करो। अभी नहीं तुलना करो, ये तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसकी तो तुलना कर, मेरी तुलना छोड़ दो, इसकी तो तुलना कर सकते हो ना मेरे द्वारा लिखे गए आंसर से, कि तुम्हारे पास मटेरियल क्या है, तुम्हारे मटेरियल में क्या लिखा, तुम्हारे पास नोट्स क्या है अवेलेबल, उस नोट्स में क्या लिखा हुआ है। जो मैं लिखा रहा हूं वास्तव में कितना सही है, कितनी मात्रा में सही है, 50%, 50% या 100% या फिर कुछ भी नहीं।